श्रीमती तोमर जी, मैं एसडी शर्मा कसौटी का सचिव, मेरा एक सहायक आनंद कुमार पांडे, हम दोनों लोग आपके पास कसौटी के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं लेकर के आए हैं। आशा है कि आप उनका समाधान करेंगी। कसौटी के बारे में कदाचित आपको पता होगा कि कसौटी एक संस्था 2011 में स्थापित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है और अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव हो जो अपने क्षेत्र का विकास करें, प्रदेश का विकास करें, राष्ट्र की सेवा करें, विधानसभा में जाएं और मानव की जो एक कॉमन मैन है उनकी जन जन की जो समस्याएं हैं मूलभूत, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। इस हेतु हम आपके पास आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि आप राजनीति में कब से जुड़ी? राजनीति तो मेरा जन्म से है। मैं शायद राजनीति से पैदा ही हुई, क्योंकि सन 67 में मेरे पिताजी विधायक हुए हैं निर्दलीय अमेठी से, गौरीगंज क्षेत्र था विधानसभा का। और अभी आप समझ लीजिए कि 67 हम कितने उमड़े थे, क्योंकि आज मेरी 52 साल की उम्र है। तो उस समय में पैदा हुई थी और मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके पहले वो ब्लॉक प्रमुख रहे 10 साल निर्विरोध। तो राजनीति का तो मेरा जन्म है। मेरी माँ भी 5 बार विधायक रही हैं। मेरे पिताजी सांसद रहे हैं वहाँ से। माता जी का शुभ नाम क्या? मेरी माता जी का नाम था जहाँ से आज तक राहुल जी लड़ रहे हैं। उस समय संजय गांधी लड़ते थे। उन्हीं की लोकसभा का क्षेत्र था गौरीगंज विधानसभा। उनका नाम था श्रीमती राजपति देवी। मेरे पिताजी जहाँ से संजय गांधी लड़े थे, फिर उन्होंने उनको टिकट दिया था। सुल्तानपुर जिला पड़ता है वो, उस क्षेत्र से उन्होंने टिकट दिया था। संजय जी के साथ दोबारा जब जीते थे तो दोनों लोग एक साथ टिकट उनको मिला था। तो पिताजी भी हमारे वहाँ से सांसद हुए थे। यहाँ से संजय गांधी थे अमेठी से। आदरणीय, आपने सपा कब ज्वाइन किया? सपा तो हमने ज्वाइन किया था सन 98 में सांसद हुए थे। 98 में तोमर साहब सांसद हुए तो उसके पहले ज्वाइन किया था। सपा का टिकट मिला था 1 महीने ज्वाइन करने के बाद में तोमर साहब ने ज्वाइन किया था। उस समय मैं राजनीति यह था कि घर से राजनीति देखती थी। कोई पद नहीं था मेरे पास यहाँ का, लेकिन फिर भी राजनीति में घर से देखती थी। आपका मुख्य व्यवसाय आदरणीय क्या है? मेरा मुख्य व्यवसाय तो पेट्रोल पंप है। कॉलेज भी इस समय चल रहा है। किसान भी हैं हम। सबसे पहला तो मेरा किसान है। मेरे पिताजी के पास, मेरे मतलब फादर अल्लाह के पास, ससुर जी के पास अच्छी जमीन है। खेती का काम था, वो वहाँ के प्रधान भी रहे हैं। उसके बाद अब हमारे उनके छोटे भाई मेरे उनको चचे ससुर कहते हुए इस समय प्रधान है उस क्षेत्र के, नरवल के। तो उसके बाद फिर हम लोगों का बिजनेस है, तोमर साहब का बिजनेस बनाया हुआ है। राजनीति के पहले मेरा जो बिजनेस था अब तक वही चल रहा है। पेट्रोल पंप चल रही है, 2-3 मेरे पास है। और ये कि गेस्ट हाउस है हमारे पास, कॉलेज है, सब चीज़ों का है, हाई स्कूल भी। सपा के पहले आप किसी अन्य पार्टी में भी नहीं हैं? नहीं, सपा के पहले मैं किसी पार्टी, कांग्रेस था मेरा जब से हुए थे। आपसे बताया कि कांग्रेस पार्टी से ही मेरा उस समय जन्म हुआ था, वहीं से राजनीति मेरी थी। उसके बाद यहाँ कानपुर की राजनीति मेरी सपा से शुरू। कांग्रेस छोड़ने का मतलब कारण क्या है? कांग्रेस उस समय संजय क्या नाम, राजीव जी खत्म हो गए थे। सोनिया जी भी राजनीति में आ नहीं रही थी। उस समय राजनीति बिल्कुल ये था कि कोई इसको देखने वाला नहीं है। उस समय फिर हम लोगों को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। सपा में आप जब से ज्वाइन किया उसके बाद कई बार सपा में ज्वाइन हमने पहले हमारे हस्बैंड तोमर साहब ने ज्वाइन किया। वो MLC हुए सपा के टिकट से। इसके पहले MLC के पहले हम लोग होते हैं क्या नाम ये BDC थे। 2 बार हम BDC भी रहे हैं। यही हमारी विधानसभा के क्षेत्र में आता है। वो भी एक पूर्वा मीर से कमिया था। उसके बाद फिर हमको टिकट मिल गया था MLC BP
जब इनका कार्यकाल था उसे में 4 साल इनका बीत चुका था। तो 2002 में हमें टिकट मिल गया, उससे 2 बार हम विधायक रहे सपा टिकट से। ये तीसरी बार हमारा चुनाव सपा से हो रहा है। आपने ये पहले तो आप समस्या सरसोल विधानसभा से थी, तो अब क्योंकि सरसोल विधानसभा का तो अस्तित्व समाप्त हो गया है, और ये आपके लिए तो क्षेत्र संभवतः छावनी का भी आ गया है। तो छावनी में तो आपका कोई सेवा है नहीं, कोई योगदान है नहीं, तो आप अपनी जीत को कैसे सुनिश्चित करेंगे इस क्षेत्र में? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो हमारा स्थान ये है, ये हम इसी स्थान पर हैं जहाँ ये विधानसभा का क्षेत्र लगता है। दूसरी बात यह है कि MLC तोमर साहब जो हुए थे तो कानपुर नगर देहात फतेहपुर के MLC थे, आपको मालूम है। तो कहीं न कहीं कुछ हमारी सेवा चलती रही तोमर साहब के जो निधि से रहा है, कहीं न कहीं उन्होंने कुछ अपना काम शहर में भी किया है इन क्षेत्रों में। फिर हमारा बिजनेस भी इसी जगह पर है, आपको भी मालूम है कि हम लोग यहाँ बहुत पुराने हैं कानपुर में, तो यहाँ हमारा बिजनेस भी चलता रहा है। तो बिजनेस की वजह से हमारा संपर्क लोगों से रहा है, जैसे भी सेवा उनकी हो सकती थी। फिर स्थान होने की वजह से, पार्टी होने की वजह से आगे पीछे के जो लोग हैं इनकी सेवा हम करते रहते थे, क्योंकि निधि तो नहीं मेरे पास थी उनके लिए, लेकिन जो हमारे हो सकता था अपने पैसे से उनकी आर्थिक मदद करना, या जो उनको जिस तरह की दिक्कतें होती थी वो सेवा हम लोग करते रहते थे पहले भी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत नया नहीं है ये। अब ये जरूर है कि तोमर साहब को तो हमसे ज़्यादा लोग यहाँ जाते हैं, ये बात सकते हैं, क्योंकि तोमर साहब निकलते हैं, अगर किसी क्षेत्र में हम जाते हैं, अगर दरवाज़ा खटखटाने के बाद देखते हैं तो चेहरा देख के लगता है कि अपने परिवार का हिस्सा है, ये हमारा पहचाना हुआ आदमी है। इसका कारण यह था कि ज़्यादातर लोग इसमें देहात से आए हुए हैं, जो किनारे बस्तियाँ आपके हैं, ये रामा देवी के आगे जितनी बस्ती, चाहे इधर हो चाहे वहाँ हो, तो ज़्यादातर देहात से आके शहर में इन्होंने मकान बनाया है। तो हमारे ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। महाराजपुर क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 3,80,000 है। 3,46,000। इसमें समस्या 13 वार्ड छावनी के भी आ गए हैं। जी, ये 13 छावनी के नहीं है, इसमें छावनी 3 या 4 वार्ड है, गोविंद नगर के कुछ वार्ड है। अभी तो हमारी गाड़ी चलिए, अच्छा ये बताइए आप, इसमें ऐसा है कि क्षेत्र छावनी का बहुत ज़्यादा नहीं आया है। आप जो सोच रहे हैं कि पुराना क्षेत्र आया है, ये पुराना क्षेत्र जितना वो शायद मेरा है पुराना महाराजपुर वाला, उतना पुराना क्षेत्र नए कैंडिडेट के लिए भी है, ये भी आप समझ लीजिए। बकिया ये सब नए क्षेत्र जुड़े हैं, क्योंकि हंसपुर आपका लगा हुआ है, विनायकपुर लगा हुआ है, मचरिया लगी हुई है, इसमें जरोड़ी लगा हुआ है, वार्ड 81 लगा हुआ है, वार्ड 83 लगा हुआ है, 37 लगे हैं, यशोदा नगर लगा है। ये सब नए क्षेत्र सभी कैंडिडेटों के लिए है। गोपाल नगर लगा हुआ है, ये सब सनगवा लगा हुआ जो गोविंद नगर का भाग है इसमें। तो ये क्षेत्र जो बना है गोविंद नगर, छावनी और ये हमारा सरसौल, ये सब मिल के लगा हुआ। उधर किसका क्षेत्र लगता था पहले? ये गोविंद नगर ही ज़्यादातर लगता था इस क्षेत्र में, क्योंकि गोविंद नगर विधानसभा भी बहुत बड़ी थी उस समय। जी, विधायक महोदय, ये आपके क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? यहाँ जो हमने देखा है सबसे बड़ी समस्याएं, तो मैं आई थी तो यहाँ एक तो पहली समस्या है सड़कों की। जी, आप जाइए इन क्षेत्रों में, मैंने देखा सड़कों और नाली की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, क्योंकि जा रहे हैं तो ये शहर का क्षेत्र देहात से भी बदतर है, आप ये समझ लीजिए। जी, इससे अच्छा मेरा सरसौल विधानसभा थी, आप जाइए हर गांव में सीसी आपको मिलेगी। जी, 400-200 मीटर ही मिले, 50 मीटर ही मिले, क्योंकि उसका ये कारण था कि हम लोग अपने 2 साल वहाँ के विधायक रहे, निधि से तोमर साहब भी मिलती रहे, उसमें भी निधि कुछ हमने दिया है। उसके अलावा विभाग से जो काम हुए उसको कराया गया है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का काम नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादातर यहाँ दिक्कत है, काफ़ी वार्डों में नाली और सड़क की सबसे मूलभूत समस्या यहाँ जो हमको दिखाई दी है। दूसरी चीज़, यहाँ जो तो ठीक ठाक लोग हो तो अपना कार्ड बनवाते थे, यहाँ कार्डों की वोटर आई कार्ड भी बहुत कम बने थे, क्योंकि हम जब से आए जाने देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग परेशान हैं कार्ड बनवाने के लिए।
एक समस्या यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी है। कानपुर की तो पूरी सड़कें सब बर्बाद हैं, कहीं निकलने की जगह नहीं है, जहाँ देखो वहीं खुदाई चल रही है और उसका ठीक तरह से न भराई जल्दी की जाती है, न उनको सड़कों को बनाया जाता है, जाम लगता है। तो जाम का मैं समझता हूँ अतिक्रमण जो है मुख्य कारण है। अतिक्रमण सरकार पैसा लगाती है अतिक्रमण को हटाने को, दिन में अतिक्रमण हटता है और दूसरे दिन सवेरे को देखा जाता है कि फिर अतिक्रमण जैसा था उससे ज़्यादा और बढ़ा दिया गया है। इसके मूल कारण क्या है, आपका क्या नज़रिया है, इसको कैसे आप ठीक करेंगे? देखिए, हम बताएं, अतिक्रमण तो करने को कायदे से हमारे इसमें अधिकारी ढीले हैं। अगर पहले ये उनकी समस्या पहले इसको देखा जाता तो आज अतिक्रमण होता ही नहीं। जी आप ये बताइए कि इसमें, क्योंकि जिसको जगह नहीं मिलती अतिक्रमण कर लेते हो, जनता की दिक्कत है जी, तो उनकी ये समस्याएं हमको सबसे पहले तो हल करनी पड़ेगी। उनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए। जिनके पास कुछ न हो, जिनके पास है ठीक है, उनके लिए तो हम कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं उनको तो कहीं ना कहीं ये सरकार को व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि वहाँ से हट जाए। आपने देखा अतिक्रमण की ये स्थिति है कि हमने देखा हमारा जो बम्बा उम्बा गया है, इसको पूरे बम्बे को उन लोगों ने पाट दिया है और अच्छी अच्छी बिल्डिंग वहाँ बना दी है। एक तो आदमी की सोच हो गई है कि जमीन पड़ी इसको कब्जा कर लीजिए। इसमें सबसे बड़ी है कि हमारे अधिकारियों को सबसे बड़ा बहुत ही सतर्क रहना है, तेज रहना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी के भी उन्हीं को लोग कराते हैं। नीचे के लोग आते हैं, बाबू हैं 100, 200, 500 हज़ार लेके और लोग कर बना रहे हैं, चले जाते हैं। चाहे आप केटीए में देख लीजिए, जिस विभाग में देखिए होता है, उसके बाद हो जाने के बाद फिर एकदम से तोड़ने आते हैं। मैं तो समझता हूँ ये पुलिस जो है निरंकुश है, पुलिस करवाती है कब्जा, थानों को ही क्यों न जिम्मेदार बनाया जाए? नहीं, पुलिस भी जिम्मेदार है, इसके साथ और अधिकारी भी जिम्मेदार, अधिकारी और क्योंकि अधिकारी जैसे उनके बाबू वगैरह आते हैं। आप ये देखिए, बताइए, इतनी बड़ी नहर थी, सबसे बड़ी जो चीज चल रही थी, जब उसमें कब्जा हो गया तो मान लो तो खाली जमीन है जो कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर है कि जो पानी जा रहा था, जहाँ पर लोगों के लिए सिंचाई के लिए व्यवस्था हो रही थी, जो वहाँ जा रहे हैं लोग। क्योंकि दूसरी चीज ये है कि अतिक्रमण करने के बाद हम उनको गिरा जरूर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उनका कुछ ऐसा निर्धारित करें कि जिससे वो डरे कि हमारा ये होने के बाद में अगर हम यहाँ जबरदस्ती करेंगे तो कल के हमें समस्याएं खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जानते हैं बहुत करेंगे, गिरा देंगे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी लोग बनाते हैं, गिराने के बाद फिर अपना कर लेते हैं। तो जब तक हम इसको नहीं दूर करेंगे, एक तो उनकी व्यवस्था, दूसरी चीज है कि हमारे चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिस विभाग की जमीनें पड़ी हैं उस विभाग के जो हैं लोग, जब तक उसके अधिकारी नहीं सतर्क होंगे तब तक हम इसको हटा नहीं सकते। महोदया, जो नौकरशाही है इसके प्रति आपका क्या आकलन? IAS अधिकारी, IPS जितने हैं इसके प्रति तो मैं क्या आपसे कहूं, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं हर चीज़ को और देख रहे हैं कि क्या आज स्थिति इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है कि आप ये बताते हैं वो रही नहीं गया है कि आदमी जो नौकरशाही है, जो जिस पद पर है, अपनी उस काम को निभाना चाहे, काम नहीं निभाना। इस समय नंबर सबसे बड़ा काम ये हो गया है कि बस लेना और देना, दो काम शुरू है, दे दीजिए, काम आपका है, नहीं तो नहीं है। आम आदमी इतना परेशान है इस नौकरशाही से कि गरीब आदमी, हमारे यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, अब लोग इनके यहाँ कब्जा कर रहे हैं, इनकी जमीन है कि कोर्ट से केस जीत चुके हैं और उसके बाद लोग उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेखपाल जाके ना पाया है, अब आज हमारे यहाँ बैठे कि हमको इससे आप दिलवाए। बताइए अपनी समस्या, इधर आइए, क्या कोई घटना बताओ? तो गरीब आदमियों को लोग इस तरह से परेशान कर रही है, स्थिति बड़ी खराब हो जा रही है। इसमें क्या आपका नाम? यहाँ आइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम बधाई। कहाँ के रहने वाले हैं? सामने। क्या आपकी समस्या है? समस्या साहब जो है कि जिम्मेदारों की बात में हमारे दरवाजे खरछार पड़ा था, जंगल खड़ा था। हाँ, और जोर से बोलो। तालाब था और जंगल उसके आसपास था। तो जो जिम्मेदारी के बाद जो प्रधान हुए साहब, तो उस प्रधान बोले कि जंगल साफ कर दिया जाए। तो हमने साफ कर दी। इसके बाद वो कहला कि हमें पेड़ लगा दो तो छाई हो जाएगी। तो साथ पेड़ लगा दी, छाई हो गई। और वहाँ हमारी जो शादी आती भाई, हमारी बहुरियाँ आई तो अपना खाती पकाती है, बंगला मड़ैया धूप जैसे देहात के क्षेत्र है,
तो बंगला मड़ैया धर के रहती हैं जी। अब उसमें जो है एक पंडित बोले वो करदुआ रोड जो कभी के हो तो तब कच्चा था, अब हो गया वो पक्का जी। तो जब वो पक्का साहब हो गया तो बोले कि यार इठा थोड़ी जगह दो, तो हम नहीं दें कहा। हाँ ये आपका दरवाजा है साहब और ये हमारा पैसे हमारी हर जनों की बदर होगी जी। तो साहब नहीं देने कहा जी तो वही दीवानी दायर कर दी जी। कहन हमारा इन खेत निकल रहा है जी। अब जब दीवानी दायर की नहीं तो लड़त रहे जी। नकलें हैं साहब। आपकी पार्टी तो मायावती मुख्यमंत्री है, आपकी बसपा पार्टी ने आपकी कोई मदद नहीं की? हम साहब के लगे 5 तरह गिरे ना और नहीं, बसपा ने कोई मदद नहीं की? साहब हम इतना तो नहीं जो मायावती की पार्टी के अधिकारियों ने कोई मदद नहीं की आपकी? वही जो गाँव नगर में जो है वही गाँव में डंडा। अरे तो अब ये आप महोदया जी से उम्मीद लेके आए हैं? लगे 5 तरह गिरे नहीं, अब हम कौने गाँव में बसन जाए, कहाँ हम लड़का बच्चा ले जाए। लोग डांट के हम समझाएंगे, मानेंगे वो लोग। इनका रुख कैसा आपके प्रति? सहायता का रुख रहता है ना इनका? सहीता तो हमको ऐसा पाला है साहब, ऐसा पाला है कि हमारे बुजुर्ग जो है हाँ तो एहसान बंद होगी। तो अभी साल भर नहीं वे फागुन के महीना आपको बसपा से उम्मीद नहीं है, लेकिन सपा की महोदया से उम्मीद है क्योंकि ये काम ठीक करती है क्षेत्र में। साहब अभी जो फागुन के महीने में शादी किया छोटे बच्चे की जी 8,000 की गाड़ी यहाँ से बाबूजी जो भेजे। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप अब आप आइए, आपको फोटो आ गया, काफी बात। आप इधर आ जाइए, बैठ जा, तुम्हारी मदद करें, कछुआ को हम डांटेंगे, परेशान ना जो लोग लगे हमको हम डांटेंगे। तो महोदया अभी आपके क्षेत्र के एक पीड़ित व्यक्ति ने जो दलित हैं, दलित ने ये बताया हम लोगों को सबके सामने कि मायावती की पार्टी के अधिकारियों ने उनके साथ कोई उनकी सहायता नहीं की, बल्कि उनको और प्रताड़ित किया। इनको आपसे काफ़ी आप वो कर रहे हैं, आपने जो इनकी आपकी पार्टी ने आपने वैसे जो सहायता की है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम सहायता तो इन्हीं लोगों का है, कहीं से कोई, देखिए ईश्वर ने जो कुछ दिया है, अगर हम किसी की मदद कर दें तो उससे हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। और ये सब हमारे एक परिवार का हिस्सा है, भले ही हम ये नहीं देखते कौन किस जात का है जी। आप ये समझ लीजिए कि हमारी सरसौर विधानसभा में इन लोगों का वोट हमें बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम बिरादरी के नाते भिड़े, क्योंकि हर जाति का वोट मुझे मिलता है। जिन वोट को कहते हैं लोग बसपा का अधिकार है, वो वोट भी मुझे मिलता है। ये लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग यहाँ ऐसे होंगे, अभी समय है नहीं, आप जाइए तो लोग ये कहते हैं अगर देना है तो विधायिका जी को अपनी क्यों न। ये तो बाई चांस आ गए, कोई आपने बुलाया थोड़ी, तो बाई चांस आ गए तो हमने पूछ लिया नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं, लोगों का वोट बहुत मिलता है। अब बहुत हम लोगों को स्नेह भी ये लोग देते हैं जहाँ इनके परिवार पे हम जाते हैं। जी जी जी। शायद यही कारण था कि हम जल्दी सरसौर छोड़ के आना भी नहीं चाहते थे। आपसे बताए शहर में हम उस समय, लेकिन अब शहर आने के बाद हमें लगा कि शहर वाले भी बहुत स्नेह दे रहे हैं। महाराजपुर में जिस स्थान पर हम जा रहे हैं मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है, अब काफी उम्मीद मिल रही है। ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई नहीं है। फिर ये तो राजनीति है, देखिए राजनीति में पार्टी तो अपनी अपनी जगह पर सब रहती है ना। हमारी किसी पार्टी से कोई नफरत है, हमारे केवल विचारधारा एक दूसरे के नहीं समझ में आते कि जिसकी विचारधारा हमें नहीं सही लगती है वही हमारा नफरत है। क्योंकि किसी व्यक्तिगत से कोई मुझे नफरत नहीं है, भी मैं आपसे बता दूं, केवल आदमी की विचारधारा, क्योंकि बसपा की भी कोई व्यक्तिगत मुझे थोड़ी नफरत है उनसे। उनकी विचारधारा ऐसी बन रही कि आम जन के लिए जो ठीक नहीं है, आप जो देख रहे हैं, इसलिए मुझे उससे नफरत है, और कोई व्यक्तिगत मुझे किसी आदमी से नफरत है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ये तो कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमने एग्जाम लिया। तो अब ये बताइए मैडम, आपको की जीत इस बार अपनी जीत सुनिश्चित पाती है? हम लोग तो निश्चित ही पाते हैं, मैदान में इसी उम्मीद से उतरे भी हैं। नहीं, क्योंकि आपके जो समक्ष जो सामने आपका दूसरा कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो भी एक भारी प्रत्याशी गिना जाता है, सतीश महाना जी, जो प्रदेश में मंत्री भी रहे और 5 बार विधायक रहे हैं। तो क्या आप अपने को उनसे उनको परास्त करके आप जीत जाएंगी?
देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी को परास्त कर रही हूँ। मैं आगे निकलूंगी, मैं उनको ये नहीं कहती मैं परास्त कर रही हूँ। मैं आगे निकलूंगी, मैं ये जानती हूँ, परास्त करने वाला शब्द मैं नहीं कहती हूँ किसी के लिए, लेकिन मैं आगे निकलूंगी, जीतूंगी, बस ये मैं कहती हूँ उनके लिए या किसी के लिए मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। ये बताइए आप। और दूसरी चीज ये भी है, भारी भरकम का नाम अभी आपने लिया है, तो मेरा कुछ ऐसा सौभाग्य है, समझे, कि जब से मैं मैदान में आई, पहली बार आई, तो मुझे आप जानते हैं कि राम आचार्य कुशवाहा मंत्री थे, उनका मुकाबला हुआ, पूर्व मंत्री। दोबारा आए तो आपके स्वास्थ्य मंत्री बने अंशु मिश्रा जी, जो कि आने के बाद बने स्वास्थ्य मंत्री, और दोबारा फिर आए तो फिर मंत्री मिले, तो मंत्री तो वो मिलते ही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि मंत्री है क्या है, मंत्री का मुकाबला तो हमारा होता है। आपके क्षेत्र में किसानों की समस्याएं भी काफी होंगी, जिससे DAP खाद वगैरह मिल नहीं रहा है। हाँ, हमारे यहाँ किसानों की समस्याएं बहुत है, खाद नहीं लोगों को मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही है। किसान इतना ज्यादा आक्रोशित है, आप समझ लीजिए, समझ जाइए, तो जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि किसान ये चाहता है कि उसको जब बिजली की जरूरत है, बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं आ रहे बम्बों में, तो जब आदमी को जरूरत को नहीं मिलता, बिना जरूरत के अगर कोई चीज मिलती तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। देहात में कितने घंटे आजकल 24 घंटे में बिजली दी जा रही है? हमको लगता है 3-4 घंटे आती होगी बिजली में, वो भी कट की बिजली देते हैं, कहते हैं 12 घंटे, लेकिन उसमें 3-4 घंटे में मुश्किल कर देते हैं। ऐसा पता चला है। देखिए, आप देहात के इनसे पूछ लीजिए, 2 या 3 घंटे बस। हाँ, बस ऐसे कट। ये गेहूं का मूल्य मैंने सुना लागत मूल्य ज्यादा है, और उनका जो समर्थन मूल्य मिलता है वो बहुत कम रहता है, इसलिए किसान तो उजड़ा जा रहा है। इसको आप कैसे सरकार से समर्थन मूल्य वगैरह बढ़वाएंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, मूल्य भी बढ़ेगा। हमारे नेताजी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बिजली और पानी किसानों को मुफ्त देंगे, क्योंकि 2 चीज की जो मुश्किल होती है, पानी बिजली का बिल जो आता है, अगर वो हमारे किसानों को मुफ्त मिलेगा तो शायद लागत उसकी कम आएगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सबसे बड़ी लागत किसान की, आप समझ रहे हैं कि 200 रुपये से कम का मजदूर नहीं है जी। 200 रुपये का मजदूर जब देहात में है और 4-5 पानी गेहूं लेता है, उसमें उसकी निराई चाहिए, निकालने के लिए चाहिए, जब से बुआई करते हैं 4 महीने 5 महीने 6 महीने फसल जब तैयार होती है, तब तक उसकी पूरी देख रेख किसान को, उसमें ऊपर से खाद चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, इन सब चीजों को देने के बाद आप अगर निकाल लीजिए, फिर आप जानते हैं फसल तैयार होने के बाद कटाई के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है जी। कटाई, उसके बाद फिर काटने के बाद में जब आता है थ्रेसर का, ये सब आप जोड़ लीजिए, तो किसानों को कम से कम ये चाहिए कि 15 रुपए से कम गेहूँ 16 से कम जाना ही नहीं चाहिए। इस समय तो समस्या 1000 रुपये मूल्य है, समर्थन मूल्य 1000 में क्या होता है समझिए, किसान रो रहा है। अब ये तो जो गरीब किसान अपने घर के लोग उड़क के करते हैं, लेकिन किसान क्या करें? किसान की मजबूरी है कि अगर वो किसानी नहीं करते तो क्या करें? उनकी अपनी मजदूरी नहीं निकलती किसानों के, आप समझ लीजिए, अपनी मजदूरी छोड़ के वो अपना किसी तरह से पेट पाल रहे हैं। आपके क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ क्या है? अपराधों का ग्राफ तो जब से सरकार बढ़ी तब से बढ़ता जा रहा है। पहले लोग जो दबे थे वो अब बिल्कुल खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं, वो किसी को दब नहीं रहे हैं। इसका कारण हमारा प्रशासन है, भी हम आपसे बता दें, क्योंकि उन पर दाब नहीं, उनसे वो खुद डरते हैं जो अपराधी हैं। अगर इन पर वो दाब करते तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं। आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा है कि अगर पुलिस पर हमारा कायदे से हो, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि सड़क पर दिहाड़े निकल। अपराध आप हमारे क्षेत्र में देखिए, कानपुर की स्थिति आप देख रहे हैं, 5 साल में क्या स्थिति हो गई है, और कि प्रशासन ऐसा लगता था कि डरेगा, लेकिन कोई दब नहीं रहा है। प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या कुछ भी नहीं जानते क्या कमी है, किन कारणों से कब नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, कोई भी आंकड़े आप मंगा के देख लीजिए, पेपर उठा के आप लोग जरूर दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा। हमने तो ये बात हाउस में भी बताई थी कि जो ये हो रहा है, कायदे से चाहिए कि सब पार्टियां बैठ के इसको एक तरह का कोई ऐसा निकाले, कोई रास्ता निकाला जाए कि जिससे हम इनको कंट्रोल कर सके। आप ये देखिए 2-2 साल की 2-2 महीने की बच्चियों के साथ जो आजकल हमारे साथ हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हम ये नहीं कहते पार्टी से उठ के, इसके लिए कोई न कोई एक रास्ता निकालना है कि जिससे
प्रशासन को भी लेके इसके एक बात करनी है कि जिससे कंट्रोल हो, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सरकार बेकार है, सरकार ये निकम्मी है, नकारा है, जो अपने प्रशासन को कंट्रोल में नहीं कर पा रही या इस तरह के उसको नहीं रोक पा रही है। प्राथमिक शिक्षा की आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? प्राथमिक शिक्षा की तो जहाँ तक कोशिश रही, हमने कहा बहुत कोशिश किया है, बहुत ही सरकारी विद्यालय हमारा जो क्षेत्र था उस समय बहुत से बहुत प्राइवेट भी हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो पता चला है, जो हमको लगता है कि जो भ्रष्टाचार है ये भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम प्राथमिक शिक्षा में मॉरल एजुकेशन और भारतीय संस्कृति की शिक्षा को जोड़ दें और 6 से 14 साल तक को जहाँ के जिन बच्चों को भारत सरकार प्रचुर धन दे रही है शिक्षाओं संस्थाओं के लिए, वो अगर बच्चे मॉरल एजुकेशन और इंडियन एंशिएंट एजुकेशन पाएंगे तो संभव से 20-25 साल बाद करप्शन, भ्रष्टाचार अपने आप में खत्म होने लगेगा। तो क्या ये शिक्षा जो है, ये भ्रष्टाचार जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा अगर ठीक होगी तो अपने आप ये भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। हमारा तो अपना मानना ऐसा ही है, आपका इसमें क्या? नहीं, आपका मानना सही, हम लोग भी इससे करते हैं। देखिए, दो चीज है, भ्रष्टाचार का एक तो शिक्षा का एक होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो है भी वो बेरोजगार है, इसकी वजह से बढ़ रहा है। आप ये भी समझ लीजिए, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, वो आजकल देख रहे हैं कहीं चोरी में पकड़े जा रहे हैं, कुछ न करते हुए कहीं लूट में पकड़े जा रहे हैं चारों तरफ से। इसका कारण ये है कि बेरोजगारी भी हमारे पास है इस वजह से, क्योंकि जब बच्चे बेरोजगार रहते तब भी भ्रष्टाचार बढ़ता है, और शिक्षित भी नहीं है उस कारण भी होता है। इसके लिए अगर ये मॉरल एजुकेशन की जाए तो इससे शायद कम हो जाएगा। ये आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है, इस पर हम लोग भी चाहते हैं किस तरह का। मिलावट में आपका क्या नजरिया है? जो मिलावट जहर जैसा घोला जा रहा है खाद्य वस्तुओं में, इसमें एक EC एक्ट है, आवश्यक खाद्य पदार्थ नियम वो है, कानून है, उसमें 3/7 एक सेक्शन है, वो उसको और प्रभावी बनाया जाए, उसको परिवर्तन किया जाए। कैसे ये मिलावट का जो रोग है कैसे दूर हो, इसमें आपकी सरकार अगर बनती है प्रदेश में पुनः, तो इसमें कैसे इसको दूर कराएंगे? क्या रणनीति होगी आपकी सरकार? नहीं, उसको प्रभावी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप एक्ट चाहे जो बनाएं, लेकिन एक्ट की तरकीब हिंदुस्तान में बहुत जल्दी निकल आती है। आप सबसे पहले तो इससे होता ही है कि कुछ भी बनाते हैं वही है कि भ्रष्टाचार। जहाँ इस तरह के लोग होते हैं, पहले वहाँ नीचे से अपना तय कर देते हैं और वहीं वो खत्म करा लेते हैं। एक्ट तक पहुँच ही नहीं पाता, वो एक्ट लगने तक पहुँच ही नहीं पाता जहाँ उनको पकड़ा गया। क्योंकि आज स्थिति है कि मिलावट की स्थिति हो गई है कि आप बताएं, दूध में, खाने की वस्तु में सबसे ज्यादा हो गया है कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। यहाँ पर जो है एक्ट को प्रभावी भी करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक्ट प्रभावी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इस पर जो ये समझौता कराते थे नीचे से, आप जैसे इस तरह का हुआ तो लोग ऐसे लगे रहते हैं अपना पहले से अपना, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, तो कहीं न कहीं अधिकारियों से अपना संबंध बनाए होते हैं कि पहले उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ये करना है कि सबसे पहले इसी को रोकना पड़ेगा कि जो हमारे अधिकारी हैं इसको अगर वो चाहे तो इसको रोक सकते हैं, क्योंकि पकड़ने के बाद, क्योंकि आज हम लोगों के शरीर में जहर जो जा रहा है, कोई भी चीज आप खाइए, सबसे ज्यादा हम लोगों के यहाँ स्थिति हो गई है कि चाहे हम दूध लें, चाहे सब्जी लें, चाहे दाल लें, कोई भी चीज, हर चीज में कुछ न कुछ ऐसी चीज मिलावट आ रही है कि शरीर के लिए नुकसानदायी है। और हम लोग क्या आजकल जो आपके नए बच्चे जो हो रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हो रहे हैं, उनके लिए क्या होगा आगे चल के, क्योंकि हमें लगता है अगर ये रोका नहीं जाता तो ये बढ़ता ही रहेगा। तो सबसे पहले नीचे वाला भ्रष्टाचार रुके तभी एक्ट प्रभावी होगा। ये बातें समझ लीजिए, क्योंकि वो एक्ट में जो शामिल होते हैं हमारे अधिकारी, उनको भी रोका जाए। अगर हम इनको नहीं रोक सकते हैं तो एक्ट लगाने के पहले वो पहले अपना समझौता कर लेते हैं, एक्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाता, चाहे जितना प्रभावी एक्ट आप लगा दीजिए।
उस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए हमें उनको भी दबाव करना पड़ेगा, उनके लिए ऐसा एक्ट लगाना पड़ेगा कि वो समझे कि अगर इस दबाव में हम आते हैं तो वही हालत मेरी भी होगी जो उस एक्ट वाले की प्रभावी जो इस गुनहगार है, इसका उतने गुनहगार वो भी होते हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से इसमें समझौता करते हैं। महोदया, जो प्रदेश सरकार ने 23 कताई मिलें लगाई राज्य सरकार की ओर से, जी जी, आपके फतेहपुर में भी है, इस तरह प्रदेश में 23 स्थानों पर लगाई गई थी। जी बड़ी भारी धनराशि स्टेट गवर्नमेंट की जनता की उसमें लगी जी जी, उन मिलों को असमय ही बंद कर दिया गया और उसमें हजारों जो कर्मचारी और मजदूर थे उनको जबरन रिटायर कर दिया गया और उनके 10-10 साल के बाद भी उनके वेतन और भत्तों का आज तक भुगतान नहीं किया गया। जो उसमें IAS अधिकारी बैठे थे, माननीय विजय शंकर पांडे जी, जगदीश राय जी, राजीव गुप्ता जी और तमाम लोग, वो अरबों का घोटाला करके चले गए। उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्यवाही नहीं हुई और कर्मचारी वेतन के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। तमाम कर्मचारी मर गए। एक आदमी वस्त्र भवन जो गुरुदेव के पास है वहाँ से कूद करके ऊपर